आज हम बैलेंस शीट की शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट देखा था। बट अभी भी हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज हम इस अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि बैलेंस शीट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट होती क्या है। देखो, कोई हो या कोई भी एंटरप्राइज हो, तो जब वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं तो बिजनेसमैन का एक और इच्छा होती है कि वो अपनी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता है, बिजनेस में कैसी है ना। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है वो हम बैलेंस शीट के थ्रू देखते हैं। कैसे देखते हैं? बैलेंस शीट के थ्रू। इसके थ्रू ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें लिख भी देता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैलेंस शीट की डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको और भी डिटेल से बताता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गाइस ये देखिए, ये है बैलेंस शीट की डेफिनेशन। ए बैलेंस शीट इज़ ए स्टेटमेंट। क्या है वो? एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है, प्रिपेयर्ड विद द व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किस लिए की जाती है वो एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस के देखने के लिए एक सर्टेन डेट पर या कोई फिक्स डेट पे बनाई जाती है, जिससे हम चेक करते हैं कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। हो सकता है वो 3 महीने बाद चेक की जाए, 6 महीने बाद चेक की जाए, या ईयरली चेक की जाए। तो इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ठीक है, और ये डेफिनेशन जो लिखी है JR बटली बाटली बोई ने लिखी है। नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछे तो। वैसे ये कोई पूछेगा नहीं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बता देता हूँ। JR बट ली बोई। ठीक है, वैसे इसे याद रखने के लिए, हाँ, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, जरूरत नहीं कि इसे लिखा किसने, अगर नाम याद रहता तो अच्छी बात है, बट एग्जाम में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये आपको एग्जाम के अलावा आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बता, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है, तो एक चीज़ तो मैंने आपको इसी में बता दी कि ascertain the true and fair financial FINANCIAL फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस चेक करने के लिए। ठीक है, ये देखो, अब मैं इसे पूरा लिख दूं, चलो पूरे लिख देता हूँ। ठीक है, पहले चीज़ तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, उसमें ट्रू एंड चल जाती है। अगर हमें बैलेंस शीट पढ़नी आती होगी तो कोई भी कंपनी हमें उल्लू नहीं बना सकती है। उल्लू बनाने से मतलब कि हमें धोखे में नहीं रख सकती है। हम अगर बैलेंस शीट जानते हैं तो उसकी एक्चुअल पोजीशन को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो ये चीज़ भी हमें बैलेंस शीट देखने से ही पता चलती है। देखो, एसेट्स में हमें क्या पता चलेगा कि उसके, मान लो उसने जो साल भर अपना जो भी काम किया है उस बिजनेस में, तो उसका बचा हुआ स्टॉक कितना है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी दिखता है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे हमें डेटर्स भी दिखते हैं कि हमें कितनों से रुपए लेने हैं। डेटर्स का मतलब ये होता है, क्रेडिट्स का मतलब होता है हमें कितनों को देने हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। ये हमारी इनकम होती है जो कि हमें मिलेगी। मतलब अभी हमने किसी को सामान बेचा तो उससे हमारे अमाउंट बचा हुआ जिससे हम लेंगे, वो डेटर्स होते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार, है कि नहीं। और हमें ये भी पता चलिए हमारी फिक्स एसिड कितनी है बिजनेस की, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है,
मतलब फिक्स एसेट वही होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती। और लाइबिलिटीज़ के बेस पर हमें, जैसे मान लो उसके लाइबिलिटीज़ में हमारे पास आ जाता है कि कितना लोन है। ठीक है, और इसके बाद कितने क्रेडिटर्स हैं। हम्म। और हाँ, बैलेंस शीट में आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि बैलेंस शीट साइड ही हम अपना शेयर एंड कैपिटल भी दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लाइबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। तो हमें जो भी बिजनेस की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बैलेंस शीट को देखने से ही पता चल जाती हैं। तो अब बात ये आती है कि बैलेंस शीट होती कैसी है। मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया एक व्यू, लेकिन वो दिखने में कैसी होती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। बट कोई बात नहीं, मैं उसे बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा। बस अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ, और उसमें कैसे क्या चीज़ होती है, कैसे बैलेंस शीट पढ़ी जाती है, वो भी आपको बताता हूँ। देखो गाइस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एज एट। ये अभी तक हमने क्या देखा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग होता था, बट यहाँ पर एज एट होता है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तब भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, या फिर एग्ज़ाम में इसका भी नंबर होता है। जब आप कोई पेपर देते हैं, ये आपका 12th का हो या 11th का, स्टेप मार्किंग जो होती है वो इसके बेस पर भी होती है, इसका भी कुछ मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो इसे ध्यान रखना। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है, और बैलेंस शीट के टाइम पर एज एड लिखा जाता है। ठीक है, जो भी डेट हो वो उसके आगे लिखी जाती है। अब देखो इसमें क्या आता है। सबसे पहले हम यहाँ पे फिक्स एसेट्स की बात करेंगे। फिक्स एसेट्स जिन्हें हम नॉन करंट एसेट हैं, नॉन करंट एसेट। देखो, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनका हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। मतलब ये वो चीज़ें जो हम बिज़नेस को स्टेबलाइज करने में या बिज़नेस को बनाने के लिए या इनके थ्रू प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इन्हें हम अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और करंट एसेट्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन्हें करंट एसेट्स बोलते हैं, या करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, जिनका ट्रांजेक्शन साल भर के अंदर होता है। और ये वो चीज़ें जिनका हम बिज़नेस में स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें हैं हमारी, जैसे फर्नीचर है। क्योंकि फर्नीचर का अगर बिजनेस नहीं होगा तो बात, अगर बिजनेस कर रहे हो तो बात अलग है। वैसे अगर आप और कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ फर्नीचर को हम ट्रेडिंग के लिए तो यूज़ करेंगे नहीं, वहाँ पे बैठने के लिए यूज़ करेंगे या किसी और काम के लिए यूज़ करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, ज़मीन है या फिर बिल्डिंग जिसमें काम कर रहे हो। तो वो भी चीज़ें हैं। और इसके बाद हमारे जो टूल्स हैं, जिन्हें हम लूज टूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा आपका जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे ही लिखा होगा, लूज टूल्स करके। और मोटर व्हीकल्स हैं। मोटर व्हीकल्स, हाँ, यहाँ पे मोटर व्हीकल्स उन्हीं कंडीशन में है जिसमें व्हीकल्स वाला बिजनेस ना हो। मान लो हम गाड़ियों को खरीदने बेचने वाला काम ना हो, यहाँ पर काम कुछ और हो, जैसे कपड़े का काम हो या फिर किताबों का काम हो, कुछ भी, मतलब कोई अलग काम हो। ठीक है, जहाँ पे मान लो हम व्हीकल्स क्यों यूज़ करेंगे, उसमें लोड करके ले जाने के लिए, तो वो हमारा फिक्स एसेट्स होगा। ठीक है, दूसरी चीज, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। ये पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, गुडविल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तीन ऐसे एसेट्स हैं जो कि इंटेंजिबल होते हैं। इन्हें याद रखना है। लिखता हूँ, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। पेटेंट्स हम ट्रेडमार्क तब कराते हैं जब किसी चीज़ का हमें कॉपीराइट कराना होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई चीज़ बनाई है, जैसे मान लो मैंने किताब लिखी है। हाँ, तो देखा होगा किताब में वहाँ पर इस तरीके एक सिंबल बना रहता होगा, सी करके, ये कॉपीराइट का होता है। और मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, और उस पर मान लो अपनी हॉलमार्क, ट्रेडमार्क के बारे में सुना है ना आपने, उसमें अपनी मतलब हमारे तरह कोई दूसरा उसे बना नहीं सकता।
अगर कोई दूसरा हमारे अलावा उसे बनाएगा तो हम उस पर केस कर सकते हैं, इसलिए पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कराए जाते हैं। सी का मतलब होता है कॉपीराइट। ठीक है, ये कॉपीराइट आपने किताब में देखे होंगे ऐसे लिखे हुए, और किसी प्रोडक्ट पे देखा होगा ट्रेडमार्क, पेटेंट, पेटेंट सिंबल होते हैं। ठीक है, ये मतलब हमें वो बताते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा है, हमारे अलावा उसे कोई दूसरा नहीं बना सकता। ठीक है, और देखो गुडविल, गुडविल होता है हमारा नेम एंड फेम। अगर हम कोई बिजनेस बना रहे हैं तो उस पे अगर बाद में कोई कहता है कि मुझे भी उसके साथ ऐड होना है, तो हम उस पे जो भी हमारे फिक्स रेट से हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें गुडविल का भी कैलकुलेशन करते हैं। मान लो हमने उस बिजनेस को बनाने में इतना टाइम दिया, आज वो नेम और फेम है वो हमारे कारण है, तो हम उससे गुडविल का भी अमाउंट लेते हैं। तो ये नेम और फेम को हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी करंट एसेट्स क्या क्या होती हैं। मैं हेड डाल देता हूँ, करंट एसेट्स। सबसे पहले तो करंट एसेट्स में आता है हमारा कैश एंड बैंक आता है, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक वैसे भी मैंने क्या बताया था आपको पहले भी कि करंट एसेट्स में वो चीज़ें आती हैं जो हम साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी कैश में ही होता है, तो ये भी करंट एसेट्स है। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक, अगर हम कुछ ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो भी स्टॉक होगा तो हम उसको खरीदने और बेचने के लिए यूज़ करेंगे। मान लो उसका ट्रांजैक्शन ही तो होगा, तो हम बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल भर का बचा हुआ स्टॉक दिखाते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, ट्रेडिंग के टाइम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था। इस साइड ओपनिंग स्टॉक, इधर चेजेस और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम इस साइड लिखते हैं। इस साइड सेल हुआ अगर है तो डिफरेंस जो आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, इधर हमें गुडविल भी पता होनी चाहिए, सॉरी गुडविल नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब जो अगर हम फॉर्मेट के हिसाब से काम करें तो हमें इधर की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इधर सेल पता होनी चाहिए। एक चीज़ मिसिंग होगी तो हम सबका कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। वैसे ही हमने फॉर्मूले में भी किया था। ठीक है, फॉर्मूले में क्या था, पहले हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल, यही था। तो वही चीज़ है, चाहे फॉर्मेट में लिखो चाहे वैसे लिख लो। ठीक है, और अगर अभी भी समझ में आया तो ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने पढ़ा है देख लेना, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और वैसे भी फाइनल अकाउंट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही पढ़ना होगा, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना होगा, तभी बैलेंस शीट समझ में आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्या क्या होते हैं करंट इसमें, कैश एंड बैंक, क्लोजिंग स्टॉक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो हम साल भर के अंदर के लिए करते हैं। यहाँ पर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है फिक्स एसेट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसे याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब साल भर से ऊपर के लिए जो हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एडवांस होते हैं ना, एडवांस वो इस साइड आते हैं। और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ कौन से आते हैं ये मैं आपको बता, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो वाले हैं जो, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब होता है एडवांस, यानी कि हमने जो पहले पे किया। देखो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ लिख देता हूँ, प्री पेड एक्सपेंसेस ऑब्लिक एडवांस। हमने उसे एडवांस में पे कर रखा है किसी को भी, जैसे मान लो हमने रेंट दिया, रेंट एडवांस में दे रखा है। अगर मान लो हम वहाँ रहेंगे नहीं तो हम वापस ले लेंगे। जब तक वो प्रीपेड है तब तक वो हमारी इनकम होती है। ठीक है, उसे हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। जब वो ड्यू डेट में ड्यू हो जाएगा तब वो चला जाएगा फिर यहाँ से। जब तक हम उसे एडवांस देंगे तब तक उसे प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस बोलेंगे। ठीक है, और एक्रूड इनकम कौन सी होती है, देखो एक्रूड इनकम वो इनकम है जो हमारी अर्न हो गई है बट अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग में दो अलग अलग चीज, हमारी इनकम है। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, वो हमारा एक्सपेंसेस होता है, मतलब हमें सैलरी देनी थी बट हमने दी नहीं है, या हमें रेंट देना था वो हमने अभी तक दिया नहीं है। तो ये दो डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, वो हमारा एक्सपेंसेस होता है और एक्रूड हमारी इनकम होती है जो हमारी अर्न हो गई बट हमें मिली नहीं है, बट वो हमें जल्दी ही मिल जाएगी। तो देखो अब इस साइड हमारा कौन कौन सा आता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ।
फिक्स्ड फिक्स्ड वैसे लाइबिलिटीज होती नहीं है कुछ भी, ठीक है। इससे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज बोल सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइबिलिटीज तो कभी ना कभी पे होती है, वो कभी फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसी होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा चले, तो उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज बोल सकते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में होगा लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि ऐसा कोई लोन जो हमने 1 साल से ऊपर के लिए लिया है, जिसको हम पे करने के लिए टाइम ले रहे हैं हम, ठीक है। जो भी मतलब 1 साल से ऊपर की चीज़ होगी वो हमारी लॉन्ग टर्म में आ जाएगी, और जो 1 साल के अंदर जिनका ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब इसी में लॉन्ग टर्म लोन के अलावा हमारे रिजर्व्स आते हैं, रिजर्व, सरप्लस, ये सब, ठीक है। रिजर्व से क्या होते हैं? रिजर्व हमारे वो चीज़ें होती है जिसका हम जिस चीज़ का जिस चीज़ को हम स्टोर करते हैं उस चीज़ के लिए, जैसे मान लो हमारे कोई ऐसी लाइबिलिटीज़ है जो फ्यूचर में हो सकती है या होने वाली है, तो उसके लिए हम रिजर्व, उस चीज़ का हम अमाउंट इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है रिजर्व्स, वो हमारे एक तरीके से, क्योंकि हम उसके लिए क्या एक अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है? कैपिटल। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, है ये अभी तक हमने पढ़ा था। इसके अलावा कैपिटल हमारी इनकम भी होती है, यानी कि जैसे हमारा कैपिटल में अगर हम करेंगे बैलेंस शीट बनाएं तो यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट। देखो अब ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मतलब तीनों चीज़ें लिंक हो रही हैं एक दूसरे से। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे कहाँ से आएगा? जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए या कोई और एक्सपेंसेस करते हुए दिया हुआ था, ट्रेडिंग के टाइम पे दिया हुआ है, जैसे मान लो रेंट दे रहे हैं, एडवांस रेंट पे कर दिया, वो चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, वो चीज़ हम यहाँ दिखाएंगे। और हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का डबल एंट्री होती है, ट्रेडिंग में भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है। और नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होता है और कैपिटल के साथ यहाँ ऐड होता है। इसके अलावा हमारे जो ड्राइंग्स होती हैं, यानी कि ड्राइंग्स वो चीज़ें होती हैं जो हमने बिजनेस में रुपए लगाया था, बट बिजनेस से हम रुपए निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो वो हमारा ड्राइंग होता है। तो हम अपनी कैपिटल मैनेज करते हैं। इसके बाद हमारे इनकम टैक्स है, उसे भी माइनस करेंगे। जो हमारी इनकम पे हमें टैक्स पे करना है तो वो भी हमारा प्रॉफिट से कम होगा। मान लो हमारी जो टोटल कैपिटल है उसी में से हम प्रॉफिट ऐड कर रहे थे, फिर हमने रुपए जो बाहर निकाल लिया ड्राइंग के तौर पे वो भी हटाया, फिर इनकम टैक्स जो पे किया उसे भी हमने माइनस किया। इसके अलावा अपने को लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों के सिलेबस में बस इतनी ही चीज़ें हैं जो आपकी जितना आप अभी पढ़ोगे, मतलब जब क्वेश्चन लगाओगे अपने इस 11th स्टैंडर्ड पे, तो इतनी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे इसके ऊपर भी और चीज़ें होती हैं, वो आपके स्टैंडर्ड के साथ साथ बढ़ती रहेंगी। फिलहाल इतना समझ लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा जानोगे तो हो सकता है कि वो समझ में भी ना आए, तो मैं उतना ही बताऊँगा जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी इंश्योरेंस हमने लिया उसके प्रीमियम भी पे करेंगे, तो वो भी हम अपने कैपिटल से माइनस करते हैं। अब इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि एक बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि हम डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाएं, फिर उसके बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों का मिला के एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं।